बूढ़ी सास का करारा जवाब। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी सास का करारा जवाब। अनुज जी की तबीयत बहुत समय से खराब थी। दवाइयाँ खाकर मुंह का स्वाद तो वैसे ही खराब हो जाता है, किसी चीज़ का स्वाद नहीं आता है। ऊपर से बहू भी तीन तीन करके खाने के लिए देती है, और आज भी बहू ने वही उबली हुई मूंग की दाल और दलिया दे दिया, जिसे खाने का अनुज जी का बिल्कुल भी मन नहीं है। कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। दाल और दलिया की प्लेट को अनुज जी रसोई में ले जाते हैं और अपनी बहू से कहती है, बहू तुमने अपने लिए खाने में क्या बनाया है? बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। ये उबली दाल में मेरा जी भी उब गया है, कुछ अच्छा और चटपटा खाने का मन कर रहा है। रसोई में रोटियां सेक रही अनुज जी की बहू पायल गुस्से में कहती है, एक तो तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से तुम्हें चटपटा खाना है। खाने के लिए ठीक हो गई, काम के लिए नहीं। अभी तक आराम कर रही हो, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है तो आकर रसोई में काम भी करो। 10 दिन हो गए मुझे रसोई में काम संभालते संभालते, और तुम्हारी मेहमानदारी करते करते आज मैंने काम कर लिया है। अब कल से रसोई का सारा काम खुद ही संभालना। लेकिन अनुज जी का मन बहू की बातों से ज़्यादा रसोई में गैस पे रखी हुई कढ़ाई में पक रही सब्जी पर है। उनका मन कर रहा है कि भाई उन्हें मिल जाए, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो फिर से कहती, बहू तुमने बताया नहीं खाने में सब्जी में क्या बनाया है? ऐसा लग रहा है जैसे भरवा करेले बनाए हो। हाँ हाँ, बनाए तो हैं। भरवा करेले पर तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुम्हें पता है भरवा करेले में कितना तेल मसाला होता है? खाओगे तो फिर से बीमार पड़ जाओगी, और इतनी तेल मसाले की सब्जी तुम पचा नहीं पाओगी। जो तुम्हें उबली दाल और दलिया दिया है उसी को खा लो, और रसोई में मेरे सर पे खड़े होकर बार बार सब्जी मत मांगती रहो। बहू ने धुतकार कर रसोई से अनुज जी को भगा दिया। अनुज जी रसोई से उदास होकर लौट तो आई, लेकिन उनका मन अभी भी कढ़ाई में रखे करेले की सब्जी में वही मन अटका हुआ था। बहुत मांगने भी बहू करेले की सब्जी अनुज जी को नहीं देती है, और उन्हें रसोई से भगा देते हैं। बेचारों अनुज जी मन मार कर कमरे में आ गए, और उबली दाल में जो कि बहू ने चौंका भी नहीं है, सिर्फ उबाल के देती है, उसी में 2 रोटी लगा कर वो मन से खा लेती है। तभी बहू कमरे में आकर कहती, हम सब ने खाना खा लिया है, सिंक में जूठे बर्तन रखे उन सबको साफ कर देना, और रसोई भी साफ कर देना। अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है, लेटे आराम भी मत फरमाती रहो, कुछ काम धाम भी किया करो। मैं अभी अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, बर्तनों को धीरे धीरे धुलना और शोर मचाकर मुझे जगा मत देना। अनुज जी जो अभी अभी बीमारी से उठी है, बहू से काम के लिए मना कर पाती। उससे पहले बहू अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। आधा घंटा आराम करने के बाद अनुज जी पूरी हिम्मत बांध कर रसोई में बर्तन धोने के लिए चली जाती है। अभी भी उनके हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है, लेकिन बहू का डर भी बहुत है। अगर बर्तन नहीं धुले और बहू सोकर उठ गई तो उनके लिए कला कर देगी, और अगर बहू को गुस्सा आ गया तो शाम को खाने को भी नहीं देगी। धीरे धीरे रसोई में जाती है, सारे बर्तनों को साफ कर देती है, रसोई भी साफ कर देती है। तब जाकर सारा काम करने के बाद अनुज जी रसोई में जाने लगती है। तभी टिफिन में रखी करेले की सब्जी पर उनकी नज़र पड़ जाती है। बड़ी हिम्मत करके अनुज जी टिफिन से करेले की एक पाक कप उठा लेती है, लेकिन अभी उनके अंदर से एक आवाज़ आती है, क्या हो गया अनुज जी? आज अपनी ही रसोई में चोरी कर रही हो? अगर बहू ने देख लिया तो क्या सोचेगी कि मैं चोर हूँ, अपने ही घर में रसोई में सब्जी चुरा कर खा रही हूँ। तभी एक और आवाज़ आती है, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं। क्या आपने घर की रसोई में कोई चीज़ उठाकर चोरी होता है? यह रसोई जितनी बहू की है उतनी मेरी भी है। बहू के आने से पहले इस रसोई में खाना मैं ही बनाती थी। इस रसोई के डब्बे भी मुझे पहचानते हैं, रसोई का हर कोना मुझे अच्छी तरह से वाकिफ है। चारों तरफ अपनी रसोई को निहारती है और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि जिस रसोई में वो तीनों टाइम काम किया करती थी, बिना किसी बंधन के खाना बनाती, खिलाती और मन भर के खाती थी, आज उसी रसोई में वो दोनों टाइम से बर्तन धोने सफाई करने आती है। बाकी बहू दरवाजे पे ही दे देती है। आज क्या दिन आ गए। अनुज जी करेले की सब्जी को हाथ में लिए आज खुद को बहुत ही बेबस और लाचार महसूस कर रही थी।
कि अंतरात्मा उन्हें अंदर से झकझोर देती है और स्वाभिमान कहता है कि नहीं अनु, तू अपनी रसोई में चुरा कर सब्जी नहीं खा सकती, और वो वापस से सब्जी को टिफिन में डाल देती है। तभी अनु जी का हाथ टिफिन के ढक्कन में लग जाता है और वो जमीन पे गिर पड़ता है, जिसकी आवाज़ से बहू जाग जाती है, गुर्राती हुई रसोई में आती है। तुमने कहा था कि आराम से काम करना, लेकिन तुम्हें शोर मचा कर काम करने की बहुत आदत है। जब तक मुझे नींद से जगा न दो तब तक तुम्हें चैन कहाँ पड़ता है। और यह करेले की सब्जी का डब्बा खुला क्यों है? इसको मैं बंद करके गई थी, लगता है तुम करेले की सब्जी चुरा कर खा रही थी। अनुजी अपने हाथ पीछे की ओर छुपाकर साड़ी से पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन बहू हाथ पकड़ कर कहती है, देखो तुम्हारे हाथों में सब्जी का मसाला लगा हुआ है, जरूर तुमने सब्जी खाई है। मैंने तुम्हें कुछ भी तीखा और चटपटा तेल मसाले वाला खाने से मना किया था, लेकिन तुम मानती नहीं हो। बहू पास में ही सब्जी की कटोरी में रखी हरी मिर्च को उठाकर कहती है, अभी तेरे मुंह का स्वाद बनाती हूँ। बहू हरी मिर्च को तोड़कर अनुजी को मुंह में खिला देती है, कहती है, लेक हरी मिर्च खा ले, तेरे मुंह का स्वाद आ जाएगा। सुबह से तुम्हारा तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा था, अब हरी मिर्च खाओ तो तुम्हें स्वाद आ जाएगा। मिर्च बहुत तीखी थी, अनुजी की आंखों में पानी आ गए। जल्दी से एक गिलास पानी पीती है, लेकिन अभी भी उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। पता नहीं वे आंसू मिर्ची के हैं या उनकी बेबसी के। थोड़ी देर बाद बहू फिर से उनके कमरे में जाती है और कहते हैं, अब इधर बैठी बैठी क्या कर रही हो? देख नहीं रही हो आज कितना तेज आंधी तूफान आया था? पूरा घर धूल मिट्टी से भर गया है, घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी। अभी मैं पार्लर जा रही हूँ, तब तक मैं वापस आऊँ, तब तक घर की सारी साफ सफाई हो जानी चाहिए। और आज से घर के सारे काम तुम ही करोगे, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे मायके में भाई की शादी में अपने नाखूनों में नेल एक्सटेंशन करवाने जा रही हूँ। एक बर्तन में धुला तो मेरे नाखून टूट जाएंगे, इसलिए सारे कामों के लिए अब तुम तैयार रहना। अनुजी बहू के ऐसे व्यवहार से घबरा जाती है, सोचती है कि बहू उन्हें इतना उल्टा सीधा सुनाती है और मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ। अपनी बात को कहने के लिए वो बेटे के पास गई, जो कि कमरे में अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। अनुजी बेटे से कहती, बेटा क्या कर रही हो? माँ दिखाई नहीं दे रहा है, ऑफिस का काम कर रहा हो। बेटे के बेरुखी भरी जवाब को सुनकर थोड़ी देर के लिए अनुजी कमरे में खड़ी रह गई। फिर सोची, अगर बेटे ने नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी, इसलिए हिम्मत बांध कर दोबारा बेटे से कहती है, बेटा देखो आज बहू ने मेरे साथ क्या किया, मुझे ज़बरदस्ती हरी मिर्च खिला दी। लैपटॉप पे नजर कराए बेटा माँ की बात को बीच में काटते हुए कहता है, क्या माँ तुम भी बहू की जाते ही पीठ पीछे बुराई करने आ जाती हो? यह भी नहीं देखती कि मैं अभी ऑफिस का काम कर रहा हूँ। किसी भी समय तनाते हुए कमरे में चली आती हूँ, मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही है, अभी जाओ इस कमरे से। और तुम लोगों की तो यह चिक चिक कभी ख़त्म नहीं होती, आपस में ही निपटाओ, मुझसे कुछ मत कहो। अनुजी बड़ी ही आस लेकर बेटे के पास आई थी, लेकिन बेटे ने तो बिना कुछ सुने ही झक कर बात को ख़त्म कर दिया और फिर से अपने लैपटॉप में काम। अनुजी बेटे की बात सुनकर उदास हो चुपचाप से अपने कमरे में आ गई। अनुजी बेटी बहू के व्यवहार की वजह से घर में शांत रहने लगी थी, किसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि घर में अब उनके कोई सुनने वाला था ही नहीं, न तो बहू न ही बेटा। बहू और बेटे का चिड़चिड़ा व्यवहार अब उनके लिए रोज की बात हो गई थी। एक दिन अनुजी बेटे से बीपी की दवाइयों के लिए कुछ पैसे मांगती है। बेटा बड़ी ही मुश्किलों से उन्हें आधे पैसे देता है। उन पैसों को बहू ने देते हुए देख लिया था। उस दिन बहू ने घर में बहुत हंगामा किया था। बुढ़िया घर में बहुत सारे पैसे खर्च कराती है, जब देखो तब बीमार ही पड़ी रहती है। तुम्हारे ऊपर हम जितने भी पैसे खर्च कर रहे हैं उनमें तो हम तुमसे वसूल के ही रहेंगे। बहू की सारी बातें पास में कमरे में बैठा हुआ बेटा स्पष्ट रूप से सुन रहा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी से यह कहना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम मेरी माँ से किस तरह से बात कर रही हो, लेकिन चुपचाप बैठा बैठा पत्नी की सारी बातें सुनता रहा। अपनी माँ के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। कई बार अनुजी ने अपनी बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन बेटा पत्नी की तरफदारी करते हुए अपनी माँ को ही हरका देता था। माँ तुम भी अपने जरूरी जीभ को थोड़ा कंट्रोल में रखा करो, जब देखो तब कुछ न कुछ खाने की फरमाइश करती रहती हो, और वैसे भी अब तुम्हारा पेट तुम्हारे बस में नहीं रहता है।
अगर कुछ उल्टा सीधा खा लेती हो तो हमें ही तुम्हारी दवाइयाँ करानी पड़ेगी। इसलिए कम खाया करो और जितना तुम्हारी बहू देती है उतना ही खाया करो और मुझे बार बार इसकी शिकायत करने मत आया करो। इसलिए अब अनुज अपनी बेटी से उम्मीद लगाना छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अगर बहू ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया तो मजाल ही बेटा उसकी बात वो काट दे। होना तो घर में वही है जो बहू चाहती है, बेटा तो बस उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। अनूप अपने कमरे से बाहर आ गया। बहू अनूप से कहती, मुझे पार्लर जाना है, जरा 8,000 चाहिए। 8,000 देने पड़ेंगे? अनूप चौंकते हुए कहा। हाँ तो इसमें चौंकने की बात क्या है? अनूप, मुझे मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल सब करवाना है, इतने सारे पैसे पार्लर में लगे जाएंगे और फिर मेरे भाई की शादी है, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगी पार्लर के लिए, तो मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। अरे नहीं डार्लिंग, मैं तो तुम्हें मना नहीं कर रहा, बस मुझे नहीं पता था कि इतना पैसा लगता है इसलिए कह रहा हूँ। वो फटाफट से 8,000 निकालते हुए अपनी पत्नी को देकर कहता है, या लो डार्लिंग, तुम्हें जो भी करवाना है, मैं तो मजाक कर रहा था। बहू मुस्कुराते हुए हाथ में पैसे लेकर पार्लर चली गई और बेटा भी अपने ऑफिस के काम से निकल गया। जाने से पहले बहू अपनी सास अनु जी को घर की साफ सफाई और काम करने की हिदायत देकर गई थी। अनु जी सबसे पहले रसोई में आती है। बहुत तेज भूख लग रही थी। देखती है कि कल बवासी भात पड़ा है। उसका उस रूखे भात को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक तो बुखार की वजह से पहले ही स्वाद बिगड़ा हुआ है, ऊपर से सूखा भात देखकर उनकी भूख भाग गई। पहले तो सोचा मुझे कुछ खाना ही नहीं है, फिर अचानक से उनकी नज़र गैस पे रखी दूध की भगोनी पे गई, जिसमें बहू अभी अभी दूध गर्म करके गई थी। उन्होंने सोचा थोड़ा सा दूध लेकर उसमें बासी भात और शक्कर डालकर अपने लिए खीर बना लेंगे। आज पता नहीं खीर खाने का क्यों मन कर रहा है, थोड़ी सी ही बनाऊंगी जिसमें बहू नाराज़ न हो। अनु जी अपने लिए एक कटोरी खीर बना लेती है। खीर बहुत गर्म थी, इसलिए मैं कटोरी को ठंडा होने के लिए रख देती है। तब तक सोचती है कि पूरी आंगन की साफ सफाई कर लेती हूँ और घर के काम भी निपटा लूँगी। उसके बाद जब खीर ठंडी हो जाएगी तब आराम से बैठकर खाऊंगी। मनपसंद खीर बना लेने के बाद अनुजी घर के काम करने लगी और सारा काम निपटाने के बाद अनुजी अपनी खीर की कटोरी उठाकर कमरे में आकर बैठ गई। लेकिन पता नहीं क्यों खीर को देखकर मन में ख्याल आया, उनका खीर खाने का मन नहीं हो रहा था। खीर को देखकर सोचने लगती है, क्या हो गया है मुझे? सुबह मैंने सब्जी को बहू से बिना पूछे उठा लिया था और अब मैंने बहू से बिना पूछे खीर बना ली है। वैसे तो खीर मैंने अपने ही घर में अपनी ही रसोई में बनाई है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने किसी की चोरी की हो? क्या मैं अपने ही घर में चोरी से खीर बनाकर खा रही हूँ? आज मेरे यह दिन आ गए हैं कि मुझे अपनी ही रसोई में छुपकर खीर बनानी पड़ रही है। क्या मैं अपने ही घर में अपनी पसंद की चीज़ बनाकर नहीं खा सकती? अनु जी के मन में बड़ी ही घबराहट हो रही थी और वो इस स्थिति में किसी भी तरह से निकलना चाहती थी। वो अपने घर में बेझिझक और बिना रोक टोक के रहना चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अनुजी सोचने लगती, एक समय ऐसा था जब इसी रसोई में कितनी लोगों का खाना मैं बनाती थी, तरह तरह की चीज़ें बनाकर सभी को खिलाती थी। मेरे हाथ के बने हुए खाने की सभी तारीफ करते। अचानक से अगर घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो भी मेरे घर में बिना खाए नहीं जाता था। सब मुझे अन्नपूर्णा का स्वरूप कहते थे। मुझे एक बेटा और 2 बेटी थी। मैंने अपने तीनों बच्चों को बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। धीरे धीरे मेरे तीनों बच्चे भी बड़े हो गए थे। बेटियों की शादी हो गई, बेटा भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी करने लगा। जिस शहर में मेरे पति का बिजनेस था उसी शहर में बेटा भी नौकरी करने लगा था। बेटी की नौकरी लगने के बाद शादी के अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। हमने अनूप का एक अच्छी जगह रिश्ता पक्का कर लिया, लेकिन अनूप ने एक आकर उस रिश्ते को ठुकरा दिया कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। उसके ही ऑफिस में एक लड़की है जिसे वो पसंद करता है और उससे शादी करने का वादा भी किया है, तो मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। मैं शादी करूँगा तो उसी से ही करूँगा। मैं और मेरे पति ने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार बेटे की जिद के आगे हम दोनों पति पत्नी हार मान गए। बाद में पता चला पायल तो मेरी बचपन की सहेली पूनम की बेटी है। तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई कि चलो मेरी सहेली की बेटी
मेरे घर बहू बनकर आएगी, धूमधाम से बेटे की शादी हो गई। घर में बहू आ गई तो मैं फूली नहीं समा रही थी। इतने दिनों बाद घर में बहू आई है। इतने सालों बाद आज मैं सास बनी हूँ। मेरी 2 बेटियाँ ससुराल चली गई, लेकिन एक बेटी को मैं ब्याह कर घर लाई हूँ। बहू को मैं बेटी बना कर रखूँगी, कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद बहू ने खुशखबरी सुनाई थी कि मैं माँ बनने वाली थी। मैंने बहू को 9 महीने तक उसकी पसंद की चीज़ बना कर खिलाई। पूरी 9 महीने तक उसका ख्याल रखा। अगर आधी रात कोई बहू का कुछ खाने का मन होता तो मैं फटाफट से रसोई में कढ़ाई चढ़ाकर अपनी बहू के लिए वो चीज़ बनाती थी। बेटे को भी खाने पीने का बहुत शौक था। मैं अपने बेटी बहू की पसंद का खाना बनाती। जब तक मेरे पति ने, तब तक बहू बेटी का मेरे प्रति रवैया बहुत अच्छा था। बहू भी घर के कामों में मेरा हाथ बटाती थी, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती थी। मेरे पति भी अपना बिजनेस संभाल रहे थे, घर में किसी चीज़ की कमी न थी। बहू बेटी भी अपने आराम से रह रहे थे, लेकिन किस्मत ने करवट तो उस समय ली जब अचानक से मेरे पति हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मैं अकेली रह गई। पति के जाने के बाद ही बेटी बहू का व्यवहार मेरे प्रति ऐसा बदल गया जिसे देखकर मैं चौंक गई। 1 महीने बाद ही बेटा कहता है, माँ पिताजी का तो बिजनेस था, उसे देखने के लिए मेरे पास समय नहीं, इसलिए मैं दुकान बेचना चाहता हूँ। अब मैं नौकरी करूँ या पिताजी का बिजनेस देखूँ? मेरे से तो चीज़ें नहीं संभाली जाती है और उनके बिजनेस के चक्कर में अपनी अच्छी खासी नौकरी नहीं छोड़ सकता। बेटा, अगर तुम बिजनेस नहीं संभाल सकते तो उस पर कोई और 2 लड़के रख दो, वो काम करते रहेंगे। तुम बस 2 घंटे सुबह शाम जाकर देखते रहना और अपनी नौकरी करते रहना। मैंने बेटे को दुकान को बेचने से मना किया तो बेटे बहू दोनों ही गुस्सा हो गए। साड़ी के पल्लू को कमर में खोसते हुए बड़ी अकड़ के साथ पायल कहती है, चुप कर बुढ़िया, घर में बैठे फालतू की बातें करती रहती है। अब यह घर तुम्हारे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से चलेगा। एक कोण में बैठ जा, जितना घर में मन मर्जी करनी थी उसने कर ले। अब यह घर तेरा नहीं मेरा है, पूरा घर मेरे हिसाब से चलेगा। तेरा बुढ़ापा आ गया है और बुढ़ापे पर कुछ ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। अब यह घर मेरे हिसाब से चलेगा। उस दिन बहू ने पहली बार जब मुझसे इस तरह से बात की तो मैं तो दंग रह गई कि बहू इससे मुझसे किस तरह से बात कर रही है। मैंने बेटे से भी कहा कि आज पायल को क्या हो गया, वो कितने अपमानजनक लहजे में मुझसे बात कर रही है। मेरा इतना कहना था कि बेटे ने टेबल को दीवार से मारते हुए चिल्लाकर कहा, तो इस मिठिया का गलत कह रही है माँ, अब तुम्हारा बुढ़ापा हो गया है और इस घर के मालिक हम दोनों हैं, तुम नहीं। एक कोने में चुपचाप बैठ जा और घर के काम करती रहो। अब तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। उस दिन के बाद से घर में मेरी दुर्दशा शुरू हो गई। बेटे बहू ने अपनी चलानी शुरू कर दी और मुझे घर के एक कोने में डाल दिया। बहू मुझसे घर के ज़्यादातर काम करवाती, लेकिन बेटा कुछ नहीं कहता। घर में बहू बेटे बाहर से कुछ खाने के लिए मंगाते तो चुपचाप से अपने कमरे में बैठकर खा लेते, मुझे खाने के लिए पूछते तक नहीं। जब डस्टबिन में उनके खाली डब्बे देखते तो पता चलता आज बहू ने बाहर से कुछ मंगवाया था। अगर मैं घर में अपनी पसंद का कुछ खाना बनाने के लिए कहा तो बहू ने रसोई में पूरा कब्जा कर लिया था। मुझे अपनी पसंद का खाना भी नहीं बनाने देती थी। आज परिस्थिति ऐसी है कि बहू बेटे ने मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। मेरी एक नहीं सुनते हैं। अगर कुछ कहती हूँ तो दोनों मुझसे झगड़ने लगते हैं, इसलिए अब कुछ नहीं कहना बंद कर दिया। पुरानी बातों को सोचकर अनुजी की आंखों में आंसू-धारा बह निकली। आंखों से बराबर आंसू बह रहे थे। उनकी भूख प्यास सब मर गई थी। कई बार सोचा कि अपने बेटों को बहू के बेटे के बारे में बताऊं, लेकिन बेटों के ऊपर भी अपने ससुराल की जिम्मेदारियां हैं। उन्हें मैं अपनी परेशानी नहीं देना चाहती, इसलिए कभी बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। कभी कभार जब बेटियां मेरे पास आए और मैंने किसी से कुछ कहने की थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई तो बहू बेटे ने आंख दिखाकर मुझे मना कर दिया कि अगर तुमने अपनी बेटियों से हमारे बारे में कुछ कहा तो समझ लेना, रहना तो तुम्हें हमारे साथ है। बेटियों के जाने के बाद हम तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। बेटे बहू की धमकी की वजह से मैं कभी बेटियों से कुछ नहीं कह पाई। आज पूरा रात अनुजी को नींद नहीं आई और वो पूरी रात छटपटाती रही।
बेचारे। मैं इधर उधर टहलती रही, सोचती रही कि अब उन्हें अपने लिए कुछ न कुछ सोचना होगा। पता नहीं बुढ़ापे की जिंदगी कितनी लंबी है, इस तरह से अपने आत्मसम्मान को मार कर और बहू बेटे की गुलामी करके आगे की जिंदगी नहीं निकलेगी। बहू बेटे के अत्याचार को अब नहीं सहेंगी और इससे मुक्त होकर एक आज़ाद जिंदगी जिएगी। और वो अपनी ज़िंदगी को बदलने का ठान लेती हैं। और सुबह होते ही अनुजी घर से बहू बेटी को बिना बताए निकल गई। दिन तक बहू बेटी ने उन्हें कुछ ढूंढा पर अनुजी नहीं मिली। बहू इसलिए चिड़चिड़ा रही थी कि पता नहीं बुढ़िया कहाँ चली गई है। घर में इतने सारे काम फैल गए हैं, सिंक में बर्तनों का ढेर लग गया है, साफ सफाई भी पड़ी है और बुढ़िया 2 दिन से कहीं गायब हो गई। आने दो, तब उसकी खैर खबर लूँगी। लेकिन बहू बेटी को यह नहीं पता था कि अनुजी कुछ समय के लिए उस घर को छोड़कर चली गई है, उस घर में इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए। वह घर को छोड़कर चली गई थी। अनुजी अपनी एक सहेली सुमन के घर रह रही है। सुमन जी एक समाज सेविका है। सुमन जी की मुलाकात अनुजी से एक मंदिर में हुई थी। एक दिन अनुजी मंदिर के कोने में चुपचाप बैठे भगवान को एक तक निहारे जा रही थी। उनको आंखों में कब आंसू बह निकले उन्हें पता ही नहीं चला। सुमन जी ने उन्हें इस तरह से भगवान के सामने रोते हुए देख लिया। वे एक समाज सेविका थी। उन्हें यह समझते देर न लगी कि अनुजी अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है। वो अनुजी के पास गई और उनसे पूछने लगी, कोशिश की, लेकिन अनुजी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। 2-4 दिन तक लगातार मंदिर में सुमन जी आती रही और अनुजी से इस बात को पूछती रही कि अनुजी आपको अगर कोई तकलीफ़ है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं एक समाज सेविका हूँ। मैं हमेशा बड़े बुजुर्गों की सहायता के लिए तैयार रहती हूँ। जब अनुजी को सुमन जी पे पूरा भरोसा हो जाता है तब वो उन्हें घर की बहू बेटे की सारी बातें बता देती है। सुमन जी उन्हें सलाह देती है, आपको याद है अगर आपके पति ने आपके नाम पे कुछ संपत्ति, ज़मीन, जायदाद कुछ किया हो। पहले तो अनुजी मना करती थी, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि हाँ, उनके पति ने जब घर खरीदा तो उनके नाम किया था। यह बात वो कैसे भूल गई। यह बात सुनकर सुमन जी कहती है, तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई अनुजी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से बहू बेटी नहीं मानते हैं। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। सलाह सुनकर अनुजी कुछ समय के लिए चुप हो जाती है और चुपचाप अपने घर आ जाती है। लेकिन घर पे बहू बेटी के साथियों को देख देख कर उनका भर गया था। उन्हें अपनी सहेली सुमन की सलाह याद आने लगी, इसलिए वो घर से निकलकर सीधा अपनी सहेली के घर जाती है। और कुछ दिनों बाद बहू बेटे के घर एक कुरियर आता है। बहू जब उस कुरियर को पढ़ती तो घबरा कर बेटे को बुलाती और कहती, देखो तुम्हारी माँ की इतनी हिम्मत, हम दोनों को इस घर को खाली करने का नोटिस भेज दिया है। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि यह तुम्हारी माँ के नाम पे है। यह सुनकर अनूप भी घबरा जाता है। क्या कह रही हो? माँ ने घर खाली करने का नोटिस भेजा? ऐसा कैसे हो सकता है? पायल अपने पति से गुस्सा होते हुए कहती, अगर तुम्हें पहले से पता था कि घर माँ के नाम है तो तुमने माँ को अपने पास रहने ही दिया। यह घर ना अपने नाम क्यों नहीं कराया? मुझे तो लग रहा था यह घर पिताजी के नाम पर था, जो कि अब तुम्हारे नाम पर आ गया होगा। अनूप, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? अनूप, माँ को ढूंढो और इस घर को अपने नाम पे कराओ। अनूप उसी क्षण अपनी माँ को ढूंढने में लग जाता है। जगह जगह फ़ोन करता है। पुलिस स्टेशन में माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर देता है, लेकिन कहीं भी उसकी माँ नहीं मिलती है। आज 4 दिन हो गए हैं। ढूंढते ढूंढते थक कर कमरे में बैठा हुआ तभी किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती। पर पायल दोनों दरवाजे खोलते हैं, देखते हैं सामने उसकी माँ खड़ी हुई है। देखते ही बहू बेटी उन पर चिल्लाने लगते हैं, कहाँ चली गई थी और यह क्या फालतू के कागज़ भेजे हैं तुमने मेरे पास? अनुजी कहती है, वो कागज़ फालतू के नहीं, तुमने पढ़कर सब कुछ समझ तो लिया ही होगा। इतना पढ़े लिखे तो तुम हो बेटा। मैंने तुम्हें 15 दिन का समय दिया था, अभी 4 दिन ही गुजरे हैं। इन 10 दिनों में अपने लिए कोई अच्छा सा घर देख कर मेरे घर को खाली कर दो। यह घर मेरे नाम पर है, तो जिसको चाहूँ मैं रखूँ और जिसको चाहूँ ना रखूँ। मैं तुम लोगों को अपने घर से नहीं रखना चाहती। तभी बहू बेटी दोनों ही अनुजी पर चिल्लाने लगते हैं। 4 दिन बाहर क्या रहे, बुढ़िया बड़े पर निकल आए हैं।
बहुत ज़्यादा बोलने लगी है, घर के अंदर आओ, फिर हम तुम्हें बताते हैं। तभी पीछे से सुमन जी पुलिस को लेकर आ जाती है। पुलिस को पहले से ही सब कुछ बता दिया गया था, जिसे देखकर बेटा बहू डर जाते हैं। उनके स्वर ही बदल जाते हैं। माँ, तुम्हें पुलिस को लाने की क्या ज़रूरत थी? हमारे घर का मामला है, आपस में बैठकर सुलझा लेते हैं। बहू बेटे के बदले हुए रूप को देखकर अनु जी कहती, वाह बेटा, अभी थोड़ी देर पहले तक तुम हमें धमकी दे रहे थे कि घर के अंदर आओ, तो हम तुम्हें बताते हैं। अब पुलिस को देखते ही तुम्हारे तेवर नरम हो गए, लेकिन मुझसे मेरे तेवर के नरम होने की उम्मीद मत करना। मैंने तुम लोगों के साथ रहकर बहुत कुछ सहा है, कई बार अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता किया है, अपने ही घर में परायेपन का एहसास किया है, लेकिन अब नहीं करूँगी। घर अनु जी के नाम पर था और अनु जी घर को खाली कराना चाहती थी। कानून बेटी बहू को घर को खाली करना पड़ा। उन्होंने बहुत मिन्नत की अपनी माँ को मनाने के, लेकिन अनु जी नहीं मानी। अब अनु जी अपने घर में आराम से रहती हैं। हालांकि घर बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने 2 कमरे किराए पर दे दिए, जिससे किराए के पैसे आने लगे, घर का खर्च चलने लगा। काम तो बहू के घर में रहते ही भी करती थी, अब तो उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता था। अब सिर्फ उन्हें अपना खाना बनाना पड़ता। बड़ी आराम से अनु जी अपना खाना बना लेती। समय समय पर सुमन जी भी उनकी खैर खबर लेती रहती। बेटियों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी माँ का ही साथ दिया। एक दिन बहू बेटी अपने 5 साल के बेटे को अनु जी के पास लाते और कहते हैं, माँ जी, हमारे लिए ना सही तो अपने पोते के लिए ही माफ़ कर दो, वो आपको बहुत याद करता है। अच्छा बहू, जब हम साथ में रहते थे तो तुम मुझे पोते से बात भी नहीं करने देती थी। तुम लोगों के झूठी और चिकनी चुपड़ी बातों में अब मैं नहीं आने वाली हूँ। तभी पोता कहता, दादी क्या बना रही हो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे बेटा, मैंने आज चावल की खीर बनाई है, खाएगा क्या? थोड़ी सी खीर अपने पोते के लिए लाती है, बहू बेटे के लिए नहीं लाती। फिर अनु जी कहती हैं, कन्हा, मैंने आज भरवा करेले की सब्जी बनाई है, उसे रोटी से खाएगा क्या? नहीं दादी, मुझे करेले पसंद नहीं है। फिर अनु जी बहू बेटे से कहती है, जाओ इधर खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रही हो? मैं अपना फैसला नहीं बता। आज मैं अपने घर में भले ही अकेले रह रही हूँ, लेकिन यह घर अपना सा लग रहा है। जो मन करता है बनाती हूँ, खाती हूँ, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक मैं अपना काम धाम करती रहूँगी। जब नहीं बनेगा तो वृद्धाश्रम चली जाऊँगी, लेकिन तुम लोगों का मुँह नहीं ताकूँगी। अनु जी साहब बहुत बहू बेटियों को घर से वापस लेने से मना कर देते हैं। बहू बेटे अपना सा मुँह लेकर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब हमारे करने की बारी आती है तो हम थोड़े से नाक नुक्कड़ छुपाने लगते हैं। जबकि माता पिता हमें सारी संपत्ति देते हैं, जिसका 10 से 20% भी हम उन पर खर्च नहीं करते हैं। अपना खर्च करने की तो बात दूर। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो सानिया वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।